लता के पति की मौत के बाद सब कुछ बदल सा गया। अब उसे अपनी 3 बेटियों का पेट भरने के लिए घर की दहलीज लांघ कर भरी गर्मी, बरसात, ठंड में काम पर जाना पड़ता था। लता की तीनों बेटियां निशा, प्रीति और रुचि स्कूल में ही पढ़ रही थी जब उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर ही आ गई। दरअसल रौनक मजदूरी करता था और एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। अब लता ईंट की भट्टी में दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाने लगी, जिससे वो घर खर्च और अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगी। ऐसे ही समय बीता। बढ़ते समय के साथ अब लता बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी तीनों बेटियों की भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने ही वाली थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी तीनों बेटियां उसे जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल ले जाती हैं। अब इनको भट्टी में काम करना बंद करना होगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। क्या डॉक्टर साहब? नहीं, अब हम माँ को काम नहीं करने देंगे। 3 दिन बाद वो लता को लेकर घर आती हैं। लता बिस्तर पकड़ लेती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख तीनों बहनें कॉलेज से लौटते वक्त आपस में बात करती हैं। यार, माँ की हालत तो बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा है माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। अगर उनकी ये बीमारी हमें लग गई तो? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे, माँ की तो अब उम्र हो चुकी है और हमारे आगे तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। नहीं, हम माँ के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। ऊपर से हमें इस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी, वो अलग। और माँ अब किसी काम की रही तो है नहीं, अब वो हमारा क्या ही खर्चा उठा पाएगी। इससे तो अच्छा होगा अगर हम किसी अमीर लड़के से शादी कर लें। लेकिन अगर हम तीनों ने शादी कर ली तो फिर माँ का क्या होगा? उसकी चिंता हम क्यों करें? हमें तो बस अब अपने लिए अच्छे लड़के ढूंढने हैं। अब वो तीनों बहनें बन ठन कर रहने लगी और अपने कॉलेज के अमीर लड़कों को ढूंढने लगी। कुछ दिनों बाद उन तीनों को 3 अमीर भाइयों से प्यार हो जाता है और वो तीनों बिना समय बिताए उन तीनों भाइयों कुणाल, प्रियांशु और निखिल से शादी कर लेती है और अब अपनी माँ के सामने आती है। क्या है ये सब? माँ, हम तीनों ने इन 3 अमीर भाइयों से शादी कर ली है। क्या? अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली? तो बताकर भी क्या करना था? आपके बस की कहाँ है कुछ भी करना। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। तुम अपनी इस बूढ़ी माँ को यूं अकेली छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ओहो माँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेले रह लेते हैं, तो आप भी अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। वो तीनों अपनी बीमार माँ को बिस्तर पर पड़े हुए छोड़कर अपने ससुराल चली जाती हैं। ये देख लता फूट फूट कर रोती है। तीनों बहनें जब अपने ससुराल पहुंचती हैं तो उनकी सास उन तीनों को देखकर अपने बेटों से पूछती है, कुणाल, प्रियांशु, निखिल, ये सब क्या है? तुम्हारे गले में जयमाला और ये 3 तितलियां कौन है? माँ, हम तीनों ने इन तीनों बहनों से शादी कर ली है। ये तीनों गरीब हैं। अगर हम आपको कुछ भी बताते तो आप ये शादी नहीं होने देती, क्योंकि ये तीनों गरीब हैं। क्या गरीब हैं? अभी बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अभी इनको अपनाना ही ठीक रहेगा। रमोला तीनों का गृह प्रवेश करवाती है और उन तीनों को अपने अपने कमरे में भेज देती है। अपने कमरों में पहुंचते ही तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। अरे वाह यार, क्या रापचिक घर है, मजा आ गया। जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। वाह अब तो अपनी लाइफ सेट है। इसी तरह तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अगली सुबह तीनों बहनें सज धज कर तैयार होकर आ जाती हैं। उन्हें देख उनकी सास, उठ गई तीनों महारानियां, चलो अब जल्दी से तीनों घर के काम करो। काम? हम क्यों करें काम? और क्या इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर तो होंगे ही। कोई नौकर नहीं है, सब काम खुद ही करना होता है। तो फिर ये शानो शौकत क्या है? ये सब तो मेरे पति की कमाई का है, जो कि अभी विदेश में रहते हैं और वहीं से सब भेजते हैं। अभी तुम तीनों के पति कहीं नौकरी नहीं करते और ना ही कुछ कमाते हैं, और अगर तुम तीनों ने घर के कामकाज नहीं किए तो तुम तीनों को इस घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और अब वो तीनों घर के कामकाज करने लगती हैं। हे भगवान, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। हमारे पति कुछ कमाते नहीं है और जो सासू माँ है उसने हमें नौकरानी बनाकर रख दिया। अरे तो चिंता क्यों करती हो, ये सारी जायदाद अपनी सास की है ना, तो हम यहाँ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और मौका मिलते ही इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। फिर समय आने पर हम इन सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे और फिर हम यहाँ राज करेंगे, राज। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो तीनों ऐसे ही घर के काम करने लगती हैं, जिससे उनकी ननद और सास भी उनसे खुश हो जाती हैं। फिर एक रोज, बहुओं, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तीनों तो बड़े ही संस्कारी हो जो इस घर को अच्छे से संभाल रही हो। माँ जी, ये सब तो बस नाटक है। एक बार आपकी ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, फिर हम आपको अच्छे से मजा चखाएंगे। तीनों ही बहनें अपने मन में ये बात सोचकर बहुत खुश हो रही थी।
उधर उनकी बूढ़ी माँ इस हालत में भी खुद ही मेहनत करके सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज लता नदी किनारे काली मिट्टी खोद रही थी तो उसे वहां एक संदूक मिला जिसमें कई सारी सोने की मोहरें रखी हुई थी। वो सभी मोहरें देख वो बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर घर आ गई। इतनी सारी सोने की मोहरें, अब मेरी किस्मत बदल गई। इसके बाद लता कुछ सोने की मोहरें बेचकर एक बड़ा नया घर खरीद लेती है, साथ ही एक बड़ी गाड़ी और ड्राइवर भी रख लेती है, साथ ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें कई कुक रखती है। ऐसे ही एक रात, देखो बहनों, मैंने वकील से संपत्ति के पेपर बनवाए हैं जो हम तीनों के नाम हैं। अब बस किसी भी तरह हमें इस पर माँ जी के अंगूठे के निशान लेने हैं, जिसके बाद ये सारी संपत्ति हम तीनों के नाम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो अब चुपके से हम माँ जी के कमरे में घुस जाते हैं। हाँ, इस वक्त वो सो रही होंगी, यही सही समय है उनके अंगूठे के निशान लेने का। फिर जैसे ही निशा अपनी सास के अंगूठे का निशान लेने लगती है, तभी उसकी सास रमोला उसका हाथ पकड़ लेती है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तभी उन तीनों के पति और उनकी ननद भी वहां आ जाती है। देखा भैया आप लोगों ने कैसे ये सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहती है। उस दिन मैंने तुम तीनों को बात करते हुए सुन लिया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम तीनों के मन में क्या चल रहा है। तुम तीनों इतनी गिर जाओगी हमने सोचा भी नहीं था। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ अभी मेरे घर से। वो तीनों रोती हुई वहां से अपनी माँ के घर चली जाती हैं, जहां अपनी माँ की शानो शौकत देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। मेरी बच्चियों, इसी को तो भाग्य का खेल कहते हैं। तुम सबने जैसे कर्म किए उसका वैसा फल तुम्हें मिल गया। इंसान को अपने बुरे कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने अपनी माँ के साथ बुरा किया और भाग्य ने वही खेल तुम्हारे साथ भी खेला। वो तीनों अपनी माँ से माफी मांगती हैं और लता का दिल भी तो आखिर माँ का दिल है, तो वो उन तीनों को माफ कर देती है। अब वो तीनों अपनी माँ के साथ रहकर और उनकी खूब सेवा करने लगती है। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे, उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है,
अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर, अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती।
तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। Thanks for watching.